हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं आज एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने। आज हम बात करेंगे महाकवि माघ के बारे में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, जब बृहत्त्रयी के कवियों की बात आती है तो पहले पर भारवी, दूसरे पर माघ और तीसरे पर श्रीहर्ष का नाम आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बृहत्त्रयी के द्वितीय कवि यानी माघ के बारे में। जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं माघ से आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, उन सब पर करेंगे एकदम क्रमबद्ध तरीके से आज के इस शॉर्ट वीडियोज़ में चर्चा और परिचर्चा। और अंतिम में पूछा जाएगा आपसे एक प्रश्न जिसका देना होगा जवाब आपको कमेंट के माध्यम से। चलिए, माघ के बारे में कुछ बातें सबसे पहले जान लेना बहुत ही नितांत आवश्यक है, जरूरी है। देखिए, पहला प्रश्न तो यही आता है कि माघ का जब नाम आता है तो समय क्या माना जाता है। तो आप जान लीजिए साथियों, माघ का जो समय है वह 7वीं शताब्दी माना जाता है। तो पहले चीज़ तो आप ये जानिए कि समय क्या माना जाता है, 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी, तो माघ का समय क्या माना जाता है, 7वीं शताब्दी। अब देखिए, इनसे लगा करके कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आता है कि माघ के पिता का क्या नाम था। माघ के पिता का नाम पूछा जाता है साथियों। तो इनके पिता का नाम दत्तक था। क्या था, दत्तक पुत्र हैं, यानी पिता हो गए दत्तक पुत्र। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम, ठीक है, तो इनकी माता का नाम ब्राह्मी था। माता का नाम ब्राह्मी था। और इसी के साथ साथ कई मर्तबे इनके पितामह की भी बात की जाती है। पितामह जो कि राजा सुप्रभदेव वर्म ताल के सर्वाधिकारी भी थे। तो इनके पितामह की भी बात कर लेते हैं, लिख लीजिए पितामह। इनके पितामह कौन थे साथियों, तो राजा सुप्रभदेव। सुप्रभदेव इनके पितामह कहे जा सकते हैं। आगे प्रश्न पूछा जाता है, पिता का नाम आपने देखा, माता का नाम देखा, इनके एक ही ग्रंथ की चर्चा होती है, वो तो आप जानते ही हैं, शिशुपाल वधम की, उस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पूर्व आपसे इनकी उपाधि पर भी चर्चा कर लें। उपाधि इनको जो है विशेषण के रूप में घंटा माघ की उपाधि दी गई। क्यों घंटा माघ कहा गया, अभी हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इनको घंटा माघ क्या कारण था जिसके कारण इनको घंटा माघ कहा गया। बाकी इनके जो है रचना की बात करते हैं, ग्रंथ की बात करते हैं। इनका जो ग्रंथ है वह ग्रंथ है, एकमात्र ग्रंथ इनका है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम यानी शिशुपाल वध इनका ग्रंथ है। अब देखिए, शिशुपाल वधम से लगा करके जो प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लें साथियों। शिशुपाल वधम में कुल कितने सर्ग हैं, पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो आप लिख लीजिए, इसमें 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। कितने, 20 सर्ग, 1650 श्लोक है। और इसका उपजीव्य आपसे पूछा जाता है कि शिशुपाल वधम का उपजीव्य क्या है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो ये महाभारत का महापर्व से, महाभारत का सभा पर्व से इसे जो है यानी इसको किया गया है। शिशुपाल वधम महाकाव्य में नायक कौन सा है, नायक पूछा जाता है। इसका कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि इसमें नायक कौन सा है। तो नायक इसका क्या है, श्री कृष्ण जी इसके नायक हैं। सर्गारंभ एवं सर्गांत, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आता है वो यही प्रश्न आता है इससे सर्गारंभ एवं सर्गांत। सर्गारंभ जो हुआ है
वह जो है किस शब्द से हुआ है? तो लिख लीजिए, चाहे सर्गारंभ एवं सर्गांत, सर्गारंभ एवं सर्गांत दोनों ही श्री शब्द से हुआ है। किससे हुआ है साथियों? श्री शब्द से हुआ है। इसीलिए आपसे देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था भारवी के बारे में। भारवी की जो है जब चर्चा किए थे तो उनकी किरातार्जुनीयम नियम के बारे में आपने पढ़ा था, और उसमें आपने पढ़ा था कि किरातार्जुनीयम नियम में जब सर्गारंभ की बात की जाती है तो वहाँ पर श्री शब्द से शुरुआत तो होता है, लेकिन सर्गांत जो होता है लक्ष्मी शब्द से होता है। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि सर्गांत यानी सर्ग का जो अंत होता है वह लक्ष्मी शब्द से होता है। अच्छा, शिशुपाल वधम का जो है आपसे कई मर्तबे यह भी पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वधम का अपर नाम क्या है? तो आप जान लीजिए, शिशुपाल वधम का अपर नाम में जब पूछा जाता है तो क्योंकि श्री शब्द से प्रारंभ होता है और श्री पर ही इसका सर्गांत होता है, इसीलिए इसको श्रीपदांग महाकाव्य या श्रीपदांग महाकाव्यम यानी श्रेयंग का महाकाव्यम के रूप में इसे जाना जाता है। यानी अपर नाम आपसे पूछेगा अगर तो आप जानेंगे और इसको बताएंगे। अच्छा, जब बात, ये तो मैंने माघ के बारे में कुछ बेसिक सी बातें की जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बने तो आप आराम से कर जाएंगे। माघ के बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सी भक्ति के थे? तो ये वैष्णव भक्ति कवि थे। कौन से भक्त कवि थे? वैष्णव भक्त कवि थे। और आपको बताना चाहूँगा साथियों, इनकी शैली पूछी जाती है कि ये कौन सी शैली में जो है लिखा करते थे? तो इनकी शैली जो थी वह है गौड़ी शैली। कौन सी शैली है? गौड़ी शैली है। और माघ को मालिनी छंद का अभीष्ट माना जाता है। इनका प्रिय छंद एक तरीके से कहा जाए तो मालिनी छंद की बात कर लेते हैं। कौन से छंद की? मालिनी छंद। लेकिन सर्ग के अनुसार जैसे 20 सर्ग हैं तो आपसे कई मर्तबे, जैसे बहुत लेवल के प्रश्न, जैसे जब आप टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय के साथ जाएंगे तो वहाँ पर डीप क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हमारा जो मेन अध्याय पढ़ाने का है वो अनिवार्य संस्कृत के लिए हम पढ़ा रहे हैं। यानी हम स्पेशली टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है हम उन्हीं पॉइंट्स पर केवल चर्चा कर रहे हैं। फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आप प्राप्त करेंगे जो कि आपको बहुत सारी परीक्षाओं में काम आ जाएगा। अच्छा, इनकी उपमा की बात आती है माघ के बारे में। जब उपमा की बात आती है तो एक बात जान लीजिए कि जब उपमा की बात आती है कि महाकवि माघ को उपमा किसकी दी जाती है, तो आपने पढ़ा होगा उपमा कालिदास से। लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए। पहले तो इस पॉइंट को बना करके लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से तीन कवियों को आपको याद हो जाएगा। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम। जब आप इसको जो है संधि विच्छेद कर देंगे तो अर्थ हो जाएगा, एक साथ लिखेंगे तो आपका नहीं आएगा, इस बात को भी जानिए। भारवे अर्थ गौरवम, दंडिनः पदलालित्यम, दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः, माघे सन्ति त्रयो गुणाः, माघे सन्ति त्रयो गुणाः। यानी यहाँ पर कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव तथा दंडी का पद लालित्य माघ की विशेषता यह है कि उन्होंने तीनों गुणों
का मणिकंचन संयोग प्रस्तुत किया। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, माघ के बारे में। तो माघ के जब गुण की बात आएगी, पूछा जाएगा कि माघ में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं या माघ में कौन कौन से गुण हैं साथियों, तो माघ के अंतर्गत उपमा, पदलालित्य और अर्थ गौरव ये तीनों गुण समाहित हो जाते हैं। इसीलिए माघे संति त्रयो गुणाः, क्या कहा गया, माघे संति त्रयो गुणा। तो कौन कौन से तीन लोगों की जो है इनके अंदर गुण जो है विद्यमान है, कालिदास, भारवी एवं दंडी का। ये बात आप बहुत स्पष्ट रूप से जानते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कई मर्तबे आपसे प्रश्न पूछा गया। इनकी उपाधि पर अगर आप लोगों से चर्चा कर दें, इनकी उपाधि जो आप लोग देख रहे हैं, घंटा माघ की उपाधि दी गई। क्यों, आपको कारण बता देना चाहूँगा साथियों। महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम जो है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। तो बृहत्त्रयी का कौन सा रत्न है, द्वितीय रत्न है। माघ ने अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय देते हुए निदर्शना अलंकार का उपयोग करते हुए, कौन से, निदर्शना अलंकार का उपयोग करते हुए चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का, आगे आप पढ़ेंगे चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत, यहाँ पर आपसे लिख लीजिए चाहे तो, रैवतक पर्वत का उल्लेख, रैवतक पर्वत का उल्लेख आपसे पूछा जाए कि रैवतक पर्वत का उल्लेख किस में मिलता है या किसके ग्रंथ में मिलता है, तो साथियों बताना चाहूँगा, जब आपसे रैवतक पर्वत की बात करेगा तो रैवतक पर्वत का वर्णन जो है यह शिशुपाल वधम में ही मिलता है, शिशुपाल वधम में मिलता है। अब एक चीज़ और जानिए, जब शिशुपाल वधम में मिलता है तो रैवतक पर्वत को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये जो वर्णन करते हैं कौन से सर्ग में करते हैं, चतुर्थ सर्ग में। रैवतक पर्वत का वर्णन आप ये समझ लीजिए केवल, बाकी भी पॉइंट टू पॉइंट मैं लिखा दूंगा। चतुर्थ सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में भी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रैवतक पर्वत का वर्णन महाकवि माघ के किस सर्ग में मिलता है। तो रैवतक पर्वत के चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन मिलता है। रैवतक पर्वत का वर्णन, रैवतक पर्वत का वर्णन मिलता है। आप समझिए, मैं बात कर रहा था इनके घंटा विशेषण उपाधि की क्यों किया जाता है। तो रैवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना की है। इसी कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर ही माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। समझिए घंटा माघ आखिर इनका नाम क्यों पड़ा साथियों। तो माघ ने कहीं कहीं पर अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय दिया। निदर्शना अलंकार, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अलंकार का प्रयोग करते हुए, निदर्शना अलंकार, निदर्शना अलंकार का, निदर्शना अलंकार का उपयोग करते हुए रैवतक पर्वत के एक ओर तो सूर्योदय, जैसे मान लीजिए पर्वत है, ये पर्वत है, पर्वत के एक तरफ सूर्योदय और दूसरी तरफ सूर्यास्त हो रहा हो, दूसरी तरफ क्या हो रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, तो उसकी बात की जा रही। थोड़ा सा इसको सूर्यास्त हो जाने दीजिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ सूर्यास्त, एक तरफ तो सूर्य निकल रहे हैं और दूसरी तरफ सूर्यास्त की बात की जा रही है। नहीं, सूर्यास्त नहीं, चंद्रास्त, दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इसी कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया। कौन सा माघ पड़ गया, घंटा माघ। ये जो नाम पड़ा या जो उपाधि दी गई या जो विशेषण है उसका कारण यही है, उदयति वित तोर्ध रश्मिरज्जा
वही मरु चौ हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरम्यम बिलिम्ब घंटा द्वय परिवारित वारेणेन्द्र लीलाम। यानी ये पूरा का पूरा इनका जो है, जो इनकी पंक्ति के बारे में कहा जाता है, रेवतक पर्वत के वर्णन के बारे में जो कि पंक्ति मिलती है। अच्छा, कई मर्तबे कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वधम के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन मिलता है। तो बताना चाहूँगा साथियों, शिशुपाल के द्वादश सर्ग में यमुना नदी, प्रथम सर्ग में आपसे देखिए द्वादश जानिए या ना जानिए, अगर हम पहले सर्ग की अगर बातें कर लें तो देवर्षि नारद का आगमन होता है, श्री कृष्ण द्वारा जाकर उनका सत्कार करना, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अत्याचारों का वर्णन तथा श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के वधार्थ उद्यत करना। फिर चतुर्थ सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन आप पढ़ ही रहे हैं। त्रयोदश सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन होता है। तो पूछा जाता है कौन से सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन होता है, तो त्रयोदश सर्ग में। श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाओं का भी वर्णन मिलता है। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आप टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की आपकी तैयारी हो जाएगी। हमें संस्कृत विषय के लिए नहीं, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वह है आपका आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो अनिवार्य विषय है हमारी हिंदी विषय में, उसको कंप्लीट करना। तो ये था साथियों महाकवि माघ के बारे में। जहाँ तक प्रश्न आपके अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत बन सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। फिर भी आइए कुछ पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसके जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ही देख लेते हैं, जैसे पूर्व रंग प्रसंगाय नाटकी यस्य वस्तुनः परिभाषेय गरीयसी यदाज्ञा भवन्ति ना पुण्यकृता मनीषिणः न यन्ति यन्तु समभावि भानुना सुपात विच्छेव निराकुलात्मनः किमस्ति कार्य गुरुयोगिनामपि नवसर्ग गते माघे नव शब्दो न भिद्यते। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। मेघे माघे गतम वयः, ये जो है जो सूक्ति है यह मल्लिनाथ सूरी के द्वारा माघ के विषय में टिप्पणी करते हुए कही गई है। जब पूछा जाता है तो बच्चे आप समझ लेते हो कि माघ का ही होगा। तो मेघे माघे गतम वयः शुक्ति किसकी है साथियों? मल्लिनाथ सूरी की है। ये आप पॉइंट से जानते रहिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, वही बिंदुओं पर जिस पर चर्चा हुई। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की एकमात्र कृति है। शिशुपाल वधम का मूल स्रोत जो है वह महाभारत का सभा पर्व है। शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु 20 सर्ग एवं 1650 श्लोकों में वर्णित है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और उसके बाद फिर क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण के द्वारा उसका वध कर देना, इसकी का वर्णन मिलता है। शिशुपाल वधम महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन मिलता है। निदर्शना अलंकार का उपयोग करते हुए रेवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाव्य हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की। इसी कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ के नाम ही घंटा माघ पड़ गया। तो कई मर्तबे प्रश्न पूछते रहते हो बच्चे क्लास में भी कि घंटा माघ क्यों पड़ा, तो ये कारण यही है। शिशुपाल वधम के द्वादश सर्ग में यमुना नदी का वर्णन मिलता है। इसका अंगी रस वीर रस है, लेकिन जानिए सर्ग 7 से 12 तक यानी 6 सर्गों में
श्रृंगार रस ही प्रधान है। वीर रस मुख्यतः देखा जाए तो 18 से 20 सर्ग में यानी 3 ही सर्गों में पाया जाता है, लेकिन उसकी क्योंकि शुरुआत जो होती है वीर रस से ही होता है, अदम्य उत्साह के साथ होता है, इसीलिए वीर रस का ग्रंथ इसे मुख्यतः माना जाता है। शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में श्लोक 1 से 73 तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। 74वें श्लोक में पुष्पिताग्रा और 75वें श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। और बता दूं, इसके प्रथम सर्ग में कुल श्लोकों की संख्या जो है वह 75 है। आपसे कई मर्तबे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप जानते रहिए। आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से साथियों। कोई भी प्रश्न पत्र कितना भी कठिन बना दिया जाएगा, आप हिंदी वाले बच्चों के लिए तो इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बाकी तो आप संस्कृत विषय के भी अगर विद्यार्थी हैं तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज का आपके लिए प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? इसमें से कौन सी रचना माघ की है, आपको कमेंट करके बताना है। इसमें से कौन सी रचना माघ की है, कमेंट करके आपको बताना है। और साथ ही साथ जो 3 और रचनाएं हैं आपकी तैयारी के लिए, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि उन तीनों रचनाओं को बताइएगा। जैसे 4 में 1 रचना तो माघ की हो गई और बचे 3 रचनाएं किस कवि की हैं, उसे भी जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो देखिए, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? बुद्ध चरितम, स्वप्नवासवदत्तम, 10 कुमार चरितम, शिशुपाल वधम। इसका उत्तर भी दीजिएगा। साथ ही साथ 3 अन्य जो रचनाएं हैं वो किस कवि की हैं उसे भी जरूर बताइएगा। कैसा रहा सेशन, इस बात को जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप यह भी कमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोज के लिए आप ये बता सकते हैं कि कौन से चीज़ पर, कौन से टॉपिक पर आपका शॉर्ट वीडियोज लाया जाए। इसके लिए भी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव को हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।